Dear students, today we are going to start वन डायमेंशन हीट फ्लो। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको बता दिया है, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सिमिलरली वन डायमेंशन हीट इक्वेशन या वन डायमेंशन हीट फ्लो भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन डेल यू बाई डेल टी सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, सारी इक्वेशन एक टाइप की दिखाई देती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आपको उनमें डिफरेंस रखना होगा। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर अगर आप देख पा रहे हैं u डिपेंडेंट वेरिएबल है और t कैसा है, t और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो u किस पे डिपेंड कर रहा है, t और x पे। तो यानी u x इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, और यही हमें u x t यानी फाइंड आउट करना है। जहां पर हम u को क्या बोलते हैं, u को हम बोलते हैं टेम्परेचर, t को क्या बोलते हैं टाइम वेरिएबल, और x को क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ रॉड या बार। ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड या बार, ये नोटेशन यहां पर होगा। ठीक है, तो सपोज हम लेट कर लेते हैं, लेट ए रॉड इज गिवन ऑफ लेंथ एल, लेंथ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई रॉड है आपके पास, ये x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है और ये x इज इक्वल टू l वाला पॉइंट है। इनिशियली ये कोई लेंथ दी हुई है, x इज इक्वल टू l। ठीक है, तो लेंथ ये कोई a से b, ये कोई यूनिफॉर्म रोड है, b ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ l। ठीक है, तो अब इसको हम इंसुलेट करते हैं, यानी इसको हम टेम्परेचर देते हैं। बट जब तक हमने इसको टेम्परेचर नहीं दिया होगा, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, U टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, T टाइम को डिनोट कर रहा है, और X लेंथ ऑफ रॉड को डिनोट कर रहा है। वन डायमेंशन हीट फ्लो, यानी वन डायमेंशन के लिए हम रॉड की बात करेंगे। अगर टू डायमेंशन की बात करेंगे तो एक प्लेन की बात करेंगे, यानी लाइक ए मेटल प्लेट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक रॉड की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है। ठीक है, ये एक रॉड है, तो इस रॉड के अंदर मान लीजिए इसकी लेंथ L है। इस लेंथ L को इनिशियली जब आपने टेम्परेचर नहीं दिया है, जब तक आप इसको हीट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं होगा। तो इनिशियली जब आपने कोई भी इसको स्टार्टिंग में टेम्परेचर नहीं दिया है, या इसकी कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके से आपने इसको इंसुलेट नहीं किया है, तो जब तक आप इसको इंसुलेट नहीं करोगे तो इसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरी रोड के अलोंग टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 रहेगा, u इज इक्वल टू 0। तो पहली बाउंड्री कंडीशंस हम कैसे लिखते थे, जैसे हमने वन डायमेंशन वेव इक्वेशन में लिखा था वैसे ही लिखेंगे। बाउंड्री कंडीशंस फर्स्ट लिखेंगे, u इज 0 किस पर, x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर। यानी कि मान लीजिए ये x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है और ये आपका x इज इक्वल टू l वाला पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू 0, जब पूरी रोड में ही टेम्परेचर 0 है तो इस पॉइंट पर भी टेम्परेचर 0 रहेगा और इस पॉइंट पर भी, दोनों एंड पॉइंट पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। दोबारा से सुनिए, अगर पूरी रोड का टेम्परेचर 0 है, जब तक आपने इसको इंसुलेट नहीं किया या इसको आपने टेम्परेचर कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर इसको प्रोवाइड नहीं कराया या बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं दिया, तो आप देख पा रहे हैं जो रोड होगी, यानी ये जो येलो कलर की पेन आपको दिखाई दे रही है, तो ये एक रोड है। इस रोड के दोनों एंड पॉइंट पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। जब पूरी रोड का ही टेम्परेचर 0 है तो दोनों एंड पॉइंट पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चे, 0 रहेगा। तो मैंने वही चीज लिखा है कि u इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये x इज इक्वल टू 0 पहले वाला पॉइंट है, पहले वाला एंड पॉइंट है, तो u इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। और अब आप देख पा रहे हैं u किसका फंक्शन है, x और t का, तो u की वैल्यू 0 है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसको आप कंबाइंड करके कैसे लिख सकते हैं, u 0 t इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन देखिए, u इज 0 एट x इज इक्वल टू l।
यानी कि सेकंड वाले पॉइंट पर देखिए, बी वाले एंड पॉइंट पर देखिए, बी वाले एंड पॉइंट पर भी x इक्वल टू एल है और इस पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 0, क्योंकि पूरी रोड का टेम्परेचर फिलहाल 0 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू एल टी इज इक्वल टू 0। दोबारा से समझिए, u 0 है, x इज इक्वल टू एल पे, u किसका फंक्शन है, x और t का, तो x को l रखने पर u की वैल्यू क्या बन रही है, 0, तो x को l रखने पर u की वैल्यू क्या बन रही है, 0। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए इनिशियली आपने इसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इस तरीके से आप इसको एक टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी तरीके से इसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से आपने इसमें एक टेम्परेचर दिया, यहाँ पर कहीं टेम्परेचर आप दे रहे हैं। तो आपने इनिशियली मान लीजिए इसको फॉर एग्जांपल आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, या 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, या 500 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो जैसे ही आपने इसमें टेम्परेचर दिया या एक्सटर्नल टेम्परेचर इसके अंदर डाला, जैसे इस रोड के अंदर की कहीं पर भी आपने एंड पर भी या किस बीच में भी या कहीं पर भी आपने कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर इसके अंदर डाला, तो जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर देंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दे दिया, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर आपने दिया, टेम्परेचर देने के बाद जब आप टेम्परेचर हटा लेंगे, अब आपने चेक किया कि रोड का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो फिर आपने टेम्परेचर देना बंद कर दिया। मान लीजिए आपको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना था, आपने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने के बाद आप इसको चेक करेंगे, तो आपने चेक किया इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि इसमें 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को आप अलग कर लेंगे। अब टेम्परेचर आपने देना बंद कर दिया, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ में वो कम होता जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने के बाद अगर आप उसे रखा रहने देते हैं तो धीरे धीरे पानी क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो ऐसे ही अगर सेम किसी मेटल को या किसी रोड को हमने गर्म किया या इनिशियली कोई टेम्परेचर दिया, तो वो टेम्परेचर धीरे 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 क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर, मान लीजिए रोड का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अगर रोड का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टेम्परेचर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनिशियली सपोज आपने जो टेम्परेचर दिया है वो क्या है, fx। मान लीजिए आपने इनिशियली u इज इक्वल टू fx एट t इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इनिशियली हमने कोई टेम्परेचर इसको दे दिया है, u इज इक्वल टू fx, किस पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 0, जैसे ही आपने इसमें टेम्परेचर डाला तो टाइम वाली घड़ी स्टार्ट हो जाएगी, यानी टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाला, यानी u इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस एट t इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या देखेंगे आप, t इज इक्वल टू 1 पर सपोज 199 हो जाता है, t इज इक्वल टू 2 पर 198 हो जाता है, t इज इक्वल टू 3 पर 197। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही माना है, इनिशियली हमने कोई fx टेम्परेचर दे दिया है, किस पर, t इज इक्वल टू 0 पर। तो तीसरी कंडीशन हमारी हमेशा कैसी होगी, u इज इक्वल टू fx एट t इज इक्वल टू 0। इसको कंबाइंड कैसे लिख सकते हैं, u x 0 इज इक्वल टू fx। ध्यान से समझिए आप कैसे लिखा है, u किसका फंक्शन है, x और t का। ध्यान से देखिए, अगर t को 0 कर दें तो u की वैल्यू क्या हो रही है, fx, या u इज इक्वल टू fx कब दिया जा रहा है, जब t की वैल्यू क्या है, 0। तो u इज इक्वल टू fx एट t इज इक्वल टू 0। u क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना दिया गया, fx, किस पर, t इज इक्वल टू 0 पर। तो ux 0 इज इक्वल टू fx। ये थर्ड वाली कंडीशन। आपको याद होगा वन डायमेंशन वेव इक्वेशन में सेकंड 4 कंडीशन होती थी, पर यहाँ पर 3 ही कंडीशन होंगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर एक वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट था, क्योंकि स्ट्रिंग वाइब्रेट करती थी, और वाइब्रेट करती थी तो वहां पर वेलोसिटी भी आती थी। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये वन डायमेंशन हीट इक्वेशन है। इसके अंदर रोड की बात हो रही है, और रोड के इनिशियल में जो आप टेम्परेचर देंगे वो आपको लिखना है केवल। इसके अलावा बाउंड्री कंडीशन किस पर रहेंगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, यानी दोनों एंड पॉइंट पर। a और b सपोज आर द एंड पॉइंट ऑफ द रोड, तो a और b पर इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएंगी, और इनिशियली जो टेम्परेचर आप देंगे वो इस तरीके से। तो टोटल कितनी कंडीशन होंगी, 3। तो अब आप देख रहे होंगे पिछली बार हमें 4 कंडीशन अप्लाई करनी होती थी, इस बार सोल्यूशन में कितनी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, 3 कंडीशन। तो इस इक्वेशन का पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये वन डायमेंशन
ये क्या है, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन हीट इक्वेशन है। इस वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नाउ राइट द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन हीट इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो डेल यू बाई डेल टी सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा कि किसी भी इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो ठीक है, इसके लिए हम अगर वेरिएबल को सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन लेट करना पड़ेगा। लेट u इज इक्वल टू, आपको याद होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल टी। जो वेरिएबल दिए होते थे उसी के तरीके से लेट करते थे। जैसे एक्स और टी वेरिएबल दिए हुए हैं तो एक्स और टी पर मान लेते थे। बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वेयर, आपको ये ऑलरेडी आइडिया है कि u जो फंक्शन है वो x और t वेरिएबल का है, x जो फंक्शन है वो स्मॉल x वेरिएबल का है, और t जो फंक्शन है वो स्मॉल t वेरिएबल का है। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये एक एक वेरिएबल के फंक्शन है। तो जब एक एक वेरिएबल के फंक्शन आते हैं तो मैं कम से कम आपको 50 बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमेशा डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी टाइप का होगा, डी वाला होगा। और जब आपके दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल वाला फंक्शन आएगा तो आपका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो मान लीजिए इससे हम अगर डेल यू बाई डेल टी कैलकुलेट करते हैं, डेल यू बाई डेल टी, तो ये बनता था एक्स टी डैश, एक्स टी डैश, एक्स को सेम रखते थे, टी का डिफरेंशिएशन टी डैश, और याद होना चाहिए टी डैश को हम क्या लिखते थे, डी टी बाई स्मॉल डी टी। अब ध्यान दीजिए ये डी वाला डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी होता है और डेल वाला डिफरेंशिएशन पार्शियल होता है। सिमिलरली अगर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर हम करते हैं, टू टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, तो ये बनेगा एक्स डबल डैश टी। वहाँ पर एक्स डबल डैश के लिए आपको याद होगा हम कुछ इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो देन फ्रॉम फर्स्ट तो क्या लिखेंगे बच्चे, एक्स टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। ध्यान दीजिए एक्स टी डैश ये वैल्यू सी स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स डबल डैश टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू बनती है एक्स डबल डैश अपॉन एक्स 1 बाई सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के। अब फिर से मैंने के मान लिया है, के को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। के पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ध्यान दीजिए, पर हमारा सॉल्यूशन केवल एक के लिए ही एग्जिस्ट करता है। दोबारा से आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये माना है के, पर के को मैं के नहीं रखूंगा, के को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। के की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मान लीजिए आपने कोई भी वैल्यू लेट की है तो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, 3 ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो वैल्यू 0 हो सकती है, या वो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या वो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। अब हम 0 पर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक पॉजिटिव पर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक नेगेटिव पर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, 3 सॉल्यूशन बनाएंगे और 3 में से 2 सॉल्यूशन गो। तो 2 सॉल्यूशन हमारे पास जो होंगे, ये टोटल 3 सॉल्यूशन जो होंगे, उन 3 सॉल्यूशन में से 2 सॉल्यूशन रिजेक्ट कर जाएंगे और तीसरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कहने के लिए हम 3 केस बनाते हैं, बट 2 केस में हमारे रिजेक्ट के केस होते हैं। वो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए या समझाने के लिए बताऊंगा, उनको आपको क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। जो रिजेक्ट वाले केस हैं वो बार बार आप क्वेश्चन पे सोल्व नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि क्यों वो 2 केस रिजेक्ट हो रहे हैं और क्यों एक केस एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल 3 सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। हेयर के इज 0 फर्स्ट वाला केस, सेकंड के इज पॉजिटिव, इट मीन्स पी स्क्वायर ले लेंगे, और थर्ड वाला केस के इज नेगेटिव, इट मीन्स माइनस पी स्क्वायर ले लेंगे। इस तरीके के 3 केस बनेंगे। तो तीनों केसेस के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं, के इज इक्वल टू 0 के लिए, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए और के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए। अब देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड वाले हमारे रिजेक्ट कर जाएंगे और थर्ड वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए हम हर बार क्वेश्चन में माइनस पी स्क्वायर लेते हैं। आपको याद होगा मैं वेरी फर्स्ट डे से जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ वो माइनस पी स्क्वायर से सोल्व कर रहा हूँ। ये दोनों केस रिजेक्ट क्यों होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये क्यों एक्सेप्ट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम के ले लेते हैं, सपोज फर्स्ट ले लेते हैं, इफ के इज 0, के 0 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, देन एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स 1 बाई सी स्क्वायर टी डैश बाई टी। के को क्या ले लेते हैं 0। तो
इसके के लिए क्या बनेगा, इधर से अगर सोल्व करेंगे तो एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 बनेगा, और इधर से सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/c² टी डैश अपॉन टी इक्वल टू 0। यही तो दो केस बनेंगे, एक्स डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, 1/c² टी डैश इक्वल टू 0। तो इधर से वैल्यू बनती है एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 और इधर से वैल्यू बनती है टी डैश इक्वल टू 0। एक्स डबल डैश को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू बनेगी c1x प्लस c2, और टी डैश को सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू बनेगी ओनली c3। ठीक है, क्योंकि एक ही बार इंटीग्रेशन होगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 और प्लस कांस्टेंट c3। इधर 0 का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे तो c1, दूसरी बार करेंगे तो c1x प्लस c2। ठीक है, और क्योंकि x डबल डैश किसका डेरिवेटिव होता है स्मॉल x का, तो x में सॉल्यूशन लिखा गया है स्मॉल x में, और t डैश जो डेरिवेटिव है वो t का है, तो इसलिए t का सॉल्यूशन लिखा गया है। तो इसके हिसाब से x और t का मतलब क्या होता है u इज इक्वल टू x इंटू टी। तो x और t की हेल्प से हम एक सॉल्यूशन बना के यहाँ पर लिख देते हैं। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए एक सॉल्यूशन आ गया है, उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे, ध्यान से देखिए, देयरफॉर u इज इक्वल टू x इंटू टी, सो u(xt). अब u(xt) मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए u किसका फंक्शन था, x और t वेरिएबल का। तो u लिखें या u(xt) लिखें, बात एक ही है। तो x की वैल्यू क्या है, c1x प्लस c2 इंटू c3। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ये किसके लिए बना है, 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा केस पर आ जाते हैं। दूसरा केस क्या है, दोबारा से आइए इधर, दोबारा से इधर सोचते हैं। जैसे कि दूसरा केस क्या है, k इज पॉजिटिव, तो किसके लिए बनेगा, p² के लिए। तो इस बार क्या मान लेते हैं, सेकंड वाला केस ले लेते हैं। इफ k इज पॉजिटिव इट मीन्स p², देन फ्रॉम 3। थर्ड वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन की बात करें तो थर्ड वाली इक्वेशन पे कैसे लिख सकते हैं, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स 1/c² टी डैश अपॉन टी इक्वल के क्या माना इस बार, पॉजिटिव यानी p², ये मान लिया है। तो जरा इनको सोल्व करो तो एक बार इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू p², दोनों एक साथ चला रहा हूं, एंड 1/c² टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू p²। दोबारा से देखिए, एक इक्वेशन बनेगी एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू p², और दूसरी बनेगी 1/c² टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू p²। दोनों इक्वेशंस को एक साथ एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये इसका मतलब क्या है, एक्स डबल डैश माइनस p² एक्स इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या है, टी डैश इज इक्वल टू c² p² कैपिटल T। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब एक्स डबल डैश क्या होता है, एक्स डबल डैश होता है d2x ओवर स्मॉल dx², और ये क्या है, p² x इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखेंगे। एंड टी डैश क्या होता है, dt ओवर स्मॉल dt इज इक्वल टू c² p² t, ये ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको देखिए जरा आप, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d² p² x इक्वल टू 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं, dt ओवर अपॉन t, इस t को इधर ले आएंगे, और c² p² स्मॉल dt। दोबारा समझिए, इस dt को इधर और t को इधर। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती थी, m² p² इक्वल टू 0। याद होगा तो ये क्या इक्वेशन होती है, ये बेटा अगर इस इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं, x का सॉल्यूशन किसकी टर्म्स में लिखा जाना है, स्मॉल x की। और ये कौन सी इक्वेशन है, d वाली इक्वेशन है। d वाली जो d वाले डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसी है, ऑर्डिनरी, और लीनियर है। तो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो उसको हम CF और PI से सोल्व करते थे, जैसे मैथ्स 2 में आपने इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में किया था। तो वैसा ही सेम वर्क आपको करना है। तो इसको आगे एक्सटेंड करते जाते हैं, जरा एक बार देखिए। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, m² m इज इक्वल टू प्लस माइनस p। ठीक है, और सिमिलरली अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा dt/t इंटीग्रेशन c² p² dt प्लस के log c3 मान लेते हैं, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस p के लिए CF क्या बनेगा बच्चे, CF बन जाएगा c1 e⁻px प्लस c2 e⁻−px। ठीक है, या एंड लगा सकते हैं बीच में आप। ठीक है, अब ये मैंने x में क्यों लिखा, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसका है, कैपिटल X का स्मॉल x की टर्म्स में बनना था। ठीक है, इसका PI क्या रहेगा, 0। रीजन, इसकी राइट साइड क्या है, 0 है, तो PI 0 रहेगा। x का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, c1 e⁻px
प्लस C2 e⁻⁻px, ये x का सॉल्यूशन। और इधर आ जाते हैं एंड पे, तो अगर इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करें तो ये log t बनेगा, ये c² p² t बनेगा, और ये log C3 बनेगा। log C3 को अगर लेफ्ट पर लेकर आए तो वैल्यू क्या बननी चाहिए, मुझे लगता है कि log t/C3 c² p² t। एंटी लॉग ले लो, इधर log को वापस ले जाओ, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, t/C3 e⁻c² p² t, ऐसा बनेगा। या x तो सेम लिख ही रहे हैं हम, e⁻px c2 e⁻⁻px, इस तरीके से आपने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इधर अगर ये तो x तो बना ही लिया था हमने ऑलरेडी, t की वैल्यू क्या बन गई है, t = c3 e⁻c² p² t, इस तरीके से। अब फिर से इधर आ जाइए आप, ये देखिए इधर u क्या होता है, x × t, तो x इधर लिखा हुआ है और t ये लिखा हुआ है, तो u वाला जो सॉल्यूशन बनेगा वो x × t की टर्म्स में बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो u = x × t, और ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ u किसका फंक्शन है, x और t का, तो ऑब्वियसली u लिखिए या uxt लिखें, बात एक ही है। तो uxt कैन बी रिटन एज c1 cos px, सॉरी uxt c1 e⁻px c2 e⁻⁻px, दिस इज x, ठीक है, और c3 e⁻p² c² t, ठीक है, ये uxt बनता है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए, तो ये सॉल्यूशन किसके लिए बना है, k = p² के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, x ये था और t ये था, x और t की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो x और t की वैल्यू पुट करने से ये सॉल्यूशन कुछ बना। अब तीसरे वाला केस ले लेते हैं, इफ k इज नेगेटिव, मान लेते हैं वो -p² है, तो बेटा फिर से इधर आ जाइए आप इक्वेशन नंबर 3 पर। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, देन फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 थी x′(x) 1/c² t'/t = k का मतलब -p² से। तो बेटा अगर इसको हम सोल्व करें तो एक बार x′(x) -p² एंड दिस = -p², ठीक है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनेंगी, तो क्या बना लेते हैं, x′(x) = -p², और इस तरीके से 1/c² t'/t = -p², ये एक इक्वेशन बनती है। दोनों साथ साथ सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा x′+ +p²x = 0, ये कोई इक्वेशन बनेगी, और ये बनेगा t' = c² p² विद -साइन इंटू कैपिटल T, ठीक है, t' = c² - p² इंटू t। इसका मतलब क्या है, d2x ओवर स्मॉल dx² प्लस p²x = 0। पिछले वाली इक्वेशन में और इसमें चेंज क्या है, वहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस है, बाकी तो सब कुछ सेम है। सिमिलरली इधर पहले प्लस था और अब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर dt ओवर स्मॉल dt लिखेंगे -c² p² t। सोल्व करने का कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसके लिए हम लिखते थे d² + p²x = 0, ठीक है, और इधर लिखते थे dt/t c² p² स्मॉल dt, dt/T, dt/T, dt कैपिटल T को इधर लाएंगे और स्मॉल dt को इधर लेके जाएंगे, तो dt/T दिस, ठीक है। अब जरा इसको आप लिखते थे तो इसकी जरा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² p² = 0, d को m रखते थे मैथ्स 2 के अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में जैसे आप CF/PI निकालते थे, तो CF क्या बनेगा बच्चे, CF बनेगा, इस तरीके के केस में m की वैल्यू आ जाती थी, m = +-pi, इमेजनरी आ जाती थी, pi आ जाती थी, तो उसमें क्या लिखते थे, c1 cos px + c2 sin px। जब इमेजनरी आती थी तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन होता था। pi इसका 0 ही रहता है, क्यों, क्योंकि राइट साइड पर वैल्यूज क्या है, 0। तो x का सॉल्यूशन क्या बनेगा, c1 cos px + c2 sin px। मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसको थोड़ा सा आप समझिए, CF + PI है, PI 0 है, तो डायरेक्टली आप x = दिस लिख सकते हैं। तो
ऐसे इधर आ जाइए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा log t, अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो ये बनेगा log t और ये बनेगा c स्क्वायर p स्क्वायर t और इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए log c3। ठीक है, तो फिर से ये बनेगा log t बाई c3 जैसा प्रीवियसली किया था, c स्क्वायर p स्क्वायर t विद माइनस साइन। इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेने से ये क्या बनेगा, t इज इक्वल टू c3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ c स्क्वायर p स्क्वायर t। पहले t बाई सी3 इज इक्वल टू ई टू द पावर बनेगा और c3 को इधर ले आएंगे तो c3 इंटू दिस बनेगा। तो a की वैल्यू ये आ गई, x के लिए ये आ गई। और याद कीजिए x के लिए हम लिखते थे CF प्लस PI। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू बन गई। अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। अब आपको याद ही है, फिर से अगर आपको बार दिखा दूँ तो u x और t का फंक्शन है, तो u लिखे या u x t लिखिए, बात एक ही है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, u x t इज इक्वल टू c1 cos px, इस बार c2 sin px, c3 e टू द पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। और ये किसके लिए बना है, k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए ये सॉल्यूशन बना है। तो टोटल अगर आप यहाँ पर केस देखें बच्चे, तो देखिए क्या था, k0 के लिए एक सॉल्यूशन बनाना था, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए सॉल्यूशन बनाना और k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए। अब मैं बताता हूँ कि ये दोनों रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं और ये वाला एक्सेप्ट क्यों हो रहा है। सॉल्यूशन करते टाइम ये केवल मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, जब आप इसको पढ़ लेंगे पूरी तरह से, इसको जान लेंगे, तो जानने के बाद आपको बार बार ये सारे सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है ना, यानी k इक्वल टू 0 के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, k इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए बनाइए, क्योंकि हमें पता है कि उसका फिजिकल नेचर माइनस पी स्क्वायर को सूट करता है। आप जरा देखिए फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं। जैसे अब देखिए हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए हैं, तीनों सॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंस वी हैव थ्री सॉल्यूशंस, कौन कौन से हैं, इक्वेशन नंबर 4, 5 and 6, these are the solution, but only one solution is consistent with the physical nature of one dimension हीट इक्वेशन। अब जरा फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं। फिजिकल नेचर को देखने समझने के लिए हमें फिर से पहले वाले केस पर ही आना पड़ेगा, दोबारा से यहीं पर आ जाइए। तो मान लीजिए इनिशियली आपने u इक्वल टू एफ एक्स कोई टेम्परेचर दिया किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर। एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो साइन का भी हो सकता है, जैसे आपको याद होगा वन डायमेंशन वेव इक्वेशन में एफ एक्स साइन का भी फंक्शन होता था, एल्जेब्रिक फंक्शन भी होता था और डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी होते थे। तो वो कोई भी फंक्शन हो सकता है जो इनिशियली टेम्परेचर आपने दिया। तो फिलहाल हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे। मान लीजिए आपने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस देने के बाद आपने टेम्परेचर हटा दिया। अब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस रॉड में रन कर रहा होगा। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम t बढ़ेगा, जैसे ये टाइम 0 से आगे की तरफ जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 आवर्स, 5 आवर्स, इस तरीके से आगे टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये थोड़े ही है कि इस मेटल का या इस रोड का जो टेम्परेचर होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब टाइम इतना बढ़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, रॉड पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, यानी उसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं रहेगा। अब इस चीज़ को समझना आपको कैसे पड़ेगा। अब जब टेम्परेचर टाइम बढ़ने के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हेन टाइम t इज इंक्रीज, टेम्परेचर
U इज डिक्रीज। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर क्या करेगा, घटेगा। तो हमारी जो वन डायमेंशन हीट इक्वेशन फ्लो है उसका फिजिकल नेचर ये कहता है कि टेम्परेचर इज डिक्रीज अकॉर्डिंग या व्हेन द टाइम टी इज इंक्रीज। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल नेचर को फिर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो उसको फिजिकल नेचर को मैंने आपको समझा दिया है। तो वो क्या बना है, फिजिकल, एंड वी नो दैट द फिजिकल नेचर of one dimension heat flow is temperature। टेम्परेचर को किससे डिनोट कर रहे हैं, ux से, u से। तो uxt, तो uxt यानी u इज डिक्रीज व्हेन टाइम को किससे डिनोट कर रहे हैं, t से, इज इंक्रीज। ये फिजिकल नेचर है। अब जरा सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 में uxt क्या है, c1x c2 इंटू c3। ये सॉल्यूशन नंबर 4 था आपका, अगर आप देख पा रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 4 की अगर आप बात कर पा रहे हैं तो सॉल्यूशन नंबर 4 को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने इधर लिखा हुआ था, देखिए ये सॉल्यूशन नंबर 4 था, c1x c2 प्लस c3। इसको हमने सॉल्यूशन नंबर 4 माना था। किस पे आया था, 4k इक्वल टू 0 पर। तो इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं 4k इक्वल टू 0 पर, ये बना था। अब जरा इसके अंदर देखिए, क्या इस सॉल्यूशन के अंदर इधर आप देख पा रहे हैं राइट साइड पर, क्या कोई टी वेरिएबल है? तो इसका मतलब यहां पर टी वेरिएबल है ही नहीं। तो टी वेरिएबल नहीं है तो ये u क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर, यानी कि दिस वैल्यू डिनोट्स द टेम्परेचर। ये uxt क्या है, टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। और उसका की वैल्यू क्या है, c1x प्लस c2 इंटू c3। अब आप सोचिए कि इसमें टाइम t है ही नहीं, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर जितना भी होगा, मान लीजिए ये 200 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जब टाइम वेरिएबल है ही नहीं तो ना टाइम घटेगा ना बढ़ेगा। तो चाहे टाइम बढ़ता जाए, कितनी भी देर हो जाए, ये टेम्परेचर उतना का उतना ही बना रहेगा, यानी कांस्टेंट टाइप से बना रहेगा। दोबारा से समझिए जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, टेम्परेचर टी से फ्री है। दिस टेम्परेचर इज फ्री फ्रॉम द टाइम वेरिएबल टी। टी का कोई वेरिएबल नहीं है इसमें। देखिए c1x c2 c3, तो टाइम टी का कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो कैसे बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? वो तो बता ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि टाइम तो चाहे 10 घंटे हो जाए ये ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा, 20 घंटे बाद भी ये ऐसा ही रहेगा, 50 घंटे बाद भी ये ऐसा ही रहेगा, 10 साल बाद भी ये ऐसा ही रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे टाइम बढ़े या ना बढ़े, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी फिजिकल नेचर क्या कहती है, टेम्परेचर घटना चाहिए, किसके साथ, टाइम टी के साथ। जैसे जैसे टाइम टी बढ़े टेम्परेचर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो इस पे तो टाइम का फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये क्या है, since solution for temperature is constant when time t is increase। उसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब टाइम टी इंक्रीज रहेगा। इट मीन्स सो वी रिजेक्ट सॉल्यूशन नंबर 4 k इज इक्वल टू 0 के लिए जो बना है। अब आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 5 पर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, जरा इसको देखिए। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या था, सॉल्यूशन नंबर 5 था uxt। इधर देख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 यहां पर लिखा होगा मैंने,
एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 था C1 e टू द पावर px, C2 e टू द पावर माइनस px, C3 e टू द पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। तो वही चीज यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 था uxt C1 e टू द पावर px प्लस C2 e टू द पावर माइनस px, C3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t। अब आप अगर इसमें t को इनफाइनाइट करते हैं, मान लीजिए टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा कहाँ तक? टाइम तो कितना भी बढ़ सकता है, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, हजारों साल तक जा सकता है, लाखों करोड़ों साल तक जा सकता है। तो मान लीजिए t को हम इनफाइनाइट करते हैं, तो t को इनफाइनाइट करते हैं तो e टू द पावर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और e टू द पावर इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब uxt भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो टाइम t जब इनफाइनाइट पे होगा तो u भी कहां पर होगा? इनफाइनाइट पर। u किसको डिनोट कर रहा है? टेम्परेचर को। t किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। तो इसका मतलब टाइम जब इनफाइनाइट पे होगा u भी कहां पर होगा? इनफाइनाइट पे। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि हमारा फिजिकल नेचर क्या कहता है? टेम्परेचर इज डिक्रीज व्हेन टाइम t इज इंक्रीज। तो अब इसको आप जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो इफ वी टेक t टेंड्स टू इंफिनिटी therefore we get u tends to infinity। ध्यान दीजिए e टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर u, टेम्परेचर किससे डिनोट कर रहे हैं? u से, इज इंक्रीज व्हेन टाइम t इज इंक्रीज। तो समझिए कि u इंक्रीज कर रहा है, कैसे? जब टाइम t इज इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों ही चीजें इंक्रीज कर रही हैं, जबकि फिजिकल नेचर क्या कहता है कि u इज डिक्रीज व्हेन टाइम t इज इंक्रीज। तो ये भी क्या है? नॉट सूट फॉर द, या नॉट कंसिस्टेंट फॉर द फिजिकल नेचर ऑफ वन डायमेंशन हीट फ्लो। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। और ये किसके लिए बना था आपको याद है? k इज इक्वल टू p स्क्वायर के लिए। सो we also reject solution number 5 for k is equal to plus p square, जो k is equal to plus p square के लिए बना था। याद होगा आपको, k is equal to plus p square के लिए इसको हमने बनाया था। एक बार देख लीजिए, k is equal to plus p square के लिए इसको बना के लिखा गया था। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन नंबर 6 के बारे में डील करते हैं। चौथा, पांचवा रिजेक्ट हो चुका है। नाउ फ्रॉम सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते हैं। तो ये क्या है? uxt इज इक्वल टू, ये था c1 cos px प्लस c2 sin px और c3 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। ये था सॉल्यूशन नंबर 6। आप जरा इधर देख सकते हैं, ये था सॉल्यूशन नंबर 6, uxt c1 cos px, c2 sin px, c3 e टू द पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t 6, k इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर। अब दोबारा से सोचिए इसको भी, अगर हम टाइम t को बढ़ाते हैं, t को मान लीजिए हम इनफाइनाइट पर ले गए, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा। t को इनफाइनाइट रखने का मतलब यहाँ पर माइनस साइन है, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा। और आपको याद होना चाहिए e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो जैसे ही e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट होगा, यानी t इनफाइनाइट पे जाएगा, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या बनाएगा? 0। तो u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब टाइम t इनफाइनाइट पर होगा, टेम्परेचर क्या हो चुका होगा? 0। तो इसकी कंडीशन क्या कहती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। तो सिंस, या इफ वी टेक t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, therefore u tends to 0। u किसकी तरफ चला जाएगा? यानी टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर किसकी तरफ चला जाएगा? 0 पर। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स u इज डिक्रीज, या टेम्परेचर इज डिक्रीज व्हेन टाइम t इज इंक्रीज। इसका मतलब u जब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा तो u किसकी तरफ हो जाएगा? 0 की तरफ। t जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो u 0 की तरफ जाएगा। तो u डिक्रीज होगा व्हेन टाइम t इज इंक्रीज। और यही तो हमारा फिजिकल नेचर है
u इज डिक्रीज व्हेन टाइम t इज इंक्रीज। सो हम लिख सकते हैं हेंस solution number 6 is consistent with the physical nature of one dimension heat flow। तो इसका मतलब सॉल्यूशन नंबर 6 क्या है, कंसिस्टेंट है। और ये याद होना चाहिए ये किसके लिए बना था, 4k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए। ये अगर आपको याद हो तो ये बना था k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्यूशन बन के कुछ, अब ये सॉल्यूशन किसके लिए बना था, 4k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए। तो ये अगर इस फिजिकल नेचर को सूट करता है तो हमारा uxt हमेशा क्या चूज होगा, c1 cos px c2 sin px c3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t। ये हमेशा हमारा सॉल्यूशन रहेगा वन डायमेंशन हीट फ्लो का। ये 6 वाला सॉल्यूशन आप हमेशा चूज करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जब सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाते हैं k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए तो उसे हम बनाते ही क्यों हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में ना तो आपको k इज इक्वल टू 0 के लिए बना के लिखना है, ना ही k इज इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए। क्वेश्चन में केवल k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए ये सॉल्यूशन बना के लिखना होगा आपको। ये से केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था कि k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन बताने का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बार बार इसको सोल्व नहीं करना है, ओनली आप k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए सोल्व करके ये सॉल्यूशन बनाकर लिखेंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि क्यों वो सॉल्यूशन रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो c1 cos px, c2 sin px, c3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t, इक्वेशन नंबर 6। अब दोबारा से इधर आ जाते हैं। अब ये जरा बाउंड्री कंडीशन एक बार देखिए, जरा बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, u0 t इज इक्वल टू 0, ult इज इक्वल टू 0। तो एक बार u0 t लगाएंगे, ult लगाएंगे, जैसा वेव इक्वेशन में लगाया था वैसा ही सेम यहाँ पर करना है। तो एक बार कोई कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी। फिर लास्ट में इसको लगाएंगे तो यहाँ से हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बनाएंगे और bn की वैल्यू निकालेंगे जैसा कि प्रीवियसली कर रहे थे। तो वैसा ही सेम सिचुएशन है। तो जैसे इस पर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस वो क्या है, पहले वाली है u0 t इज इक्वल टू 0, यानी कि टेम्परेचर 0 है किस पर, t इज इक्वल टू 0 पर। तो टेम्परेचर 0 है u इज इक्वल टू 0 पर। तो जरा अप्लाई कीजिए इन 7 इन 6। तो जरा देखिए u0 t यानी x को 0 कर रहे हैं 6 में, तो ये बनेगा c1 cos 0 की वैल्यू 1, c2 sin 0, sin 0 क्या हो जाएगा 0, इंटू c3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t। तो ये वैल्यू किसकी है, 0 की, u0 t किसके बराबर है 0, c1 c3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t। अब देखिए इसको 0 कर नहीं सकते, इसको 0 कर नहीं सकते, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा है c1 0। रीजन, c3 को 0 किया तो दिस ब्रैकेट इंटू 0 पूरा 0, e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t को 0 किया तो ये वैल्यू 0, तो दिस ब्रैकेट इंटू 0 पूरा 0। पर अगर c1 को 0 किया तो केवल ये वाली टर्म्स 0 होगी, फिर भी सॉल्यूशन बच जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि c1 को 0 कर लें। तो c1 क्या हो गया है 0। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में सेम टाइप का कॉन्सेप्ट लगता है। तो uxt इसको रख दीजिए 6 में। तो uxt कैन बी रिटन एज c2 sin px, c3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t, इसको बोल दीजिए 7। अब नया सॉल्यूशन यही है जैसा आपको प्रीवियस वाला केस भी याद है। अब जो भी काम होगा वो इस सॉल्यूशन पर होगा। दूसरी कंडीशन लाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, ult इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन थी ult इज इक्वल टू 0 इन 7। इसको इक्वेशन 7 पे लगेगा। अब 6 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी काम होगा 7 पे होगा। तो ult, तो ये बनेगा ult, x को l रख रहे हैं तो ये बनेगा c2 sin pl, x को l रख दिया, c3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t, ठीक है। तो ये 0 हो गया। इसको एक साथ लिख लेते हैं c2 और c3 को, c2 और c3 sin pl
e⁻c² p²t। अब देखिए ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि C2 या C3 को जीरो करने का मतलब है सॉल्यूशन जीरो, 7 जीरो हो जाएगा। इसको भी जीरो नहीं कर सकते, रीजन इसको जीरो करने का मतलब है कि ये वाला सॉल्यूशन जीरो, जीरो इंटू दिस फंक्शन जीरो। केवल क्या है, साइन पीएल को जीरो कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ साइन पीएक्स है, बेटा ये पीएक्स है और ये पीएल है, तो दोनों अलग है, तो इससे इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको जीरो कर सकते हैं। तो साइन पीएल इक्वल टू जीरो। साइन पीएल को अगर हमने जीरो कर लिया तो साइन पीएल को जीरो करने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एन पाई हो जाएगा बच्चे। और एल क्या होता है, पीएल क्या बनेगा यहाँ से, एन पाई, दोनों तरफ से कंपेयर करें तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई बाई एल। इसको कहाँ रख दीजिए, 7 में रख दीजिए, क्योंकि नया सॉल्यूशन तो 7 ही था, तो 7 में रख देते हैं। तो 7 में जब इसको आप रख देंगे, इक्वेशन नंबर 7 में आप रख देंगे तो ये कुछ बनेगा, फ्रॉम 7 uxt। अब देखिए C2 और C3 को तो एक साथ लिख लेते हैं, C2 और C3। x को क्या रखना है, सॉरी p को क्या रखना है, एन पाई बाई एल, तो साइन एन पाई एक्स बाई एल e⁻c²। p को क्या रखना है, एन पाई बाई एल, तो स्क्वायर करके लिखेंगे n² पाई² अपॉन l² इंटू टी। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बनती है। तो अब जरा इसको देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, C2 C3 को मान लेते हैं C2 C3 इक्वल टू bn। और याद होना चाहिए कि मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए हम समेशन बनाकर लिखते थे। फॉर मोर जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, uxt इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn। बाकी केवल कांस्टेंट में ही तो चेंज हुआ है, इसमें और इसमें तो कोई चेंज नहीं करते थे हम, तो इनको सेम टाइप से लिख दीजिए, साइन एन पाई एक्स बाई एल और e⁻c² p² पाई² l² इंटू टी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8। तो अब जो न्यू सॉल्यूशन है ना वो ये है। अब इस पर पूरा काम होगा, एक बाउंड्री कंडीशन अभी भी बची हुई है, इस पर पूरा काम होगा। अब दोबारा से देख समझिए, पहले मैंने u0t लगाया फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, तो c1 0 आ गया। फिर मैंने दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई तो p की वैल्यू n पाई बाई एल आ गई, तो p की वैल्यू n पाई बाई एल पुट कर दी, तो ये सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है, अब ये नया सॉल्यूशन है, इस पर पूरा काम होगा। अब लास्ट वाली कंडीशन एक बार फिर से देखिए आप, लास्ट वाली कंडीशन क्या होती थी, ux0 इज इक्वल टू fx। ये क्या होती थी, इनिशियल कंडीशन। एक ही कंडीशन होती है, ux0 इज इक्वल टू fx। fx यहाँ पर किसको डिनोट करता है, जो इनिशियली टेम्परेचर आप देते हैं किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे अगर आप देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशन के लिए आपको लिखना है ux0, ये थर्ड वाली कंडीशन है, इज fx। क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं पर आसान होते हैं और पेपर में आते भी जरूर है, 10-10 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। ux0 इक्वल टू fx, तो ux0 इज इक्वल टू fx। तो x0 कब बनेगा, जब t को हम क्या कर दें 0, तो t को जरा 0 कर दीजिए, तो ux0 समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई एक्स बाई एल। अब इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, रीजन क्योंकि t को 0 करना है, तो e⁻0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। e⁻t को 0 करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, तो ये कुछ बन के आता है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, fx के। तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू fx के बराबर है, ux0 इज fx bn साइन n पाई एक्स बाई एल। और मैं बेटा इसी की तो बात कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 9। ये जो 9 वाली इक्वेशन है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये फिर से पिछले वाले केस की तरह से बन गई। और ये आपने मैथ्स 2 में भी बहुत बार पढ़ा होगा। ये क्या होता है, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। मैं कई बार इसको पूरा लिख चुका हूँ, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। और हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज में अगर fx फंक्शन दिया हो तो bn कैसे निकलता है, देन bn कैन बी कैलकुलेटेड 2 by l 0 to l fx साइन n पाई एक्स बाई एल dx। इसको इक्वेशन नंबर 10 मान लीजिए। अब इससे जो भी bn निकल के आएगा
अब एफ एक्स तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एफ एक्स गिवन क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ये मान लिया यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स क्वेश्चन में तो दिया होगा। अगर ये साइन का फंक्शन होगा तो मान लीजिए यहाँ पर आपने साइन लिखा, बहुत ही क्लियरली आप समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा साइन, तो साइन का साइन से कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि इधर भी राइट पे भी साइन का फंक्शन है और इधर भी साइन का फंक्शन है। ये मैंने वेव इक्वेशन में भी आपको समझाने की कोशिश की थी, मैं बार बार समझा रहा हूं। अगर यहाँ पर एफ एक्स साइन का फंक्शन दिया हुआ है, यानी इनिशियल टेम्परेचर साइन की टर्म्स में दिया हुआ है, तो साइन का साइन से कंपैरिजन हो सकता है, तो तब हमें bn बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा, पर जब यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, मान लीजिए एक्स है, एक्स स्क्वायर है, या एल माइनस एक्स है, या एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप साइन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, bn बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर वो वैल्यू पुट करके वो वैल्यू bn की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब bn कैलकुलेट हो जाएगा, पुट दिस वैल्यूज, पुट द वैल्यू ऑफ bn इन 8। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है bn की वैल्यू वो कैलकुलेट तो करते हैं पर सॉल्यूशन नंबर 9 में पुट करते हैं। बेटा इधर पुट करने के लिए वो नहीं बनाई जा रही है, bn हमें यहाँ के लिए चाहिए जो नया सॉल्यूशन था। इन 8 to get the solution of फर्स्ट का सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें bn की वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैं आपको एक नोट बता रहा हूं, इस नोट के थ्रू मैं जो पिछला मैंने पूरा काम किया है, यानी कि अभी जो 50 मिनट की वीडियो बनी है, उस 50 मिनट में जो भी किया है उसका एक तरीके से समरी मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी आपको, जिसको हम वन डायमेंशन हीट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इनिशियली कंडीशन दी होगी, बाउंड्री कंडीशन वो दी होगी u0t इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया होगा ult इज इक्वल टू 0। ये दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, और तीसरी जो कंडीशन होगी ux0 इज इक्वल टू fx। अब fx कोई भी फंक्शन हो सकता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। तो तीन ही कंडीशन दी होंगी। जब इसको आप सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर u इज इक्वल टू एक्स टी मान के सॉल्यूशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि x डबल डैश अपॉन एक्स और 1/c स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लेके आप सोल्व करेंगे। आप के वे कुछ नहीं मानेंगे, सीधा माइनस पी स्क्वायर। मैंने बता दिया है कि क्यों k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाले केस रिजेक्ट करते हैं, तो हम उनको डील नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली माइनस पी स्क्वायर पे डील करेंगे। तो यहाँ से जो uxt का सॉल्यूशन बनेगा ना, वो हर बार यही कुछ बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, हर बार बेटा यही बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, यही सॉल्यूशन बनेगा। जब आप u0t को अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपका C10 आ जाएगा। ठीक है, जब आप ult को अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपका p की वैल्यू n π/l आ जाएगी। ठीक है, जब आपका ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आप इसमें पुट करेंगे तो uxt को आप कुछ इस तरीके का केस बना लेंगे। इसको थर्ड मान लीजिए। इसके बाद थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ux0 इज इक्वल टू fx, ये आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका fx इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n πx/l। ऐसा कोई केस बन के आएगा। इसको 4 मान के आप क्या बोलेंगे, हाफ रेंज साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। अब यहां से bn के लिए क्या होता है, 2/l 0 to l इंटीग्रेशन fx साइन n πx/l। यहां से bn कैलकुलेट हो जाएगा, उस bn की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 3 में रख देंगे, 14 इक्वेशन 3 टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। बस इतना काम आपको करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ये हर बार कॉमन रहेगा, fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में fx की वैल्यू चेंज रहेगी, तो ये काम हमें करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार, बार का मतलब रोड की बात हो रही है, ऑफ लेंथ 2, यानी कि जो इस बार रोड दी हुई है ए और बी, उसकी लेंथ कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंड पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, और ये वाला जो एंड पॉइंट है वो x इक्वल टू l वाला पॉइंट है। तो जब तक इसमें कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो वो आगे देखिए क्या हुआ है, आर कैप्ट एट 0, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार रोड ऑफ लेंथ 2 हुज एंड्स आर कैप्ट एट 0। उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो किस पर बने हुए हैं, 0 पर। तो 0 पर बने हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी u0 है और यहाँ पर भी क्या है, u0। एक बात का ध्यान देंगे कि जो वन डायमेंशन हीट फ्लो होता है, हीट इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो डेल यू बाई डेल टी सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर होती है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ इधर x लिख देते हैं और इधर t लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, u यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, t आपका टाइम है और x आपका लेंथ ऑफ रोड है, लेंथ ऑफ बार या रोड, ठीक है। अब इस इधर से देखा जाए तो u हमेशा x और t का फंक्शन बनेगा, और वही आपको हर बार फाइंड आउट करना है। वो टेम्परेचर ही तो कैलकुलेट करा रहा है, यानी u कैलकुलेट करा रहा है, और u कैलकुलेट किसकी टर्म्स में होगा, x और t की। तो फाइंड द टेम्परेचर, वो हमेशा टेम्परेचर आपसे पूछेगा। तो इनिशियली उसने कहा, क्या कहा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 2, और इसको L को यहाँ पर 2 ले लीजिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट्स बन जाएगा। यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 पर आते हैं। तो इनिशियली x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर इनिशियली, जब तक आपने कोई टेम्परेचर इसमें एक्सटर्नली नहीं डाला या कोई टेम्परेचर इसको इम्प्लीमेंट नहीं दिया इनिशियली, तब तक वो टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 रहेगा। मान लीजिए आपने रोड उठाई, तो रोड का टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। जब आप उसमें टेम्परेचर डालेंगे तभी तो टेम्परेचर आएगा। तो इनिशियली टेम्परेचर दोनों एंड पर क्या है, 0। तो बाउंड्री कंडीशंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, u इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको याद होगा, इससे बनता था u0 t इज इक्वल टू 0, दोनों को मिला के, क्योंकि u x और t का फंक्शन है, और x इज इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू क्या है, 0। तो u 0 है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। दूसरी कंडीशन, u इज 0 एट x इज इक्वल टू l कहते थे, पर इस बार लेंथ क्या है 2, तो वैसे ही लिख देंगे u2t इज इक्वल टू 0, ठीक है। दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। अब देखिए u0 है किस पर, x इक्वल टू 2 पर, u0 है x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 पर u2t, यानी कि u0 एट x इक्वल टू 2, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन। अब तीसरा केस भी दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है, एंड लेटरल सरफेस इंसुलेटेड इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज sin πx/2 प्लस 3 sin 5πx/2। ये इनिशियल टेम्परेचर उसने दिया है। तो इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए उसने यहाँ पर कोई इनिशियल टेम्परेचर दिया, और वो इनिशियल टेम्परेचर कब दिया जाएगा, जब टाइम t क्या रहेगा, 0। जैसे ही वो टेम्परेचर देगा टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू sin 5πx/2 प्लस 3 sin 5πx/2, ये दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर। किस पर दिया है, एट t इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से सोचिए, u की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर, तो u x t है, t क्या होगा, 0। क्या वैल्यू है, sin 5πx/2 और करके लिख सकते हैं, प्लस 3 sin 5πx/2। ये थर्ड वाली कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल। इनिशियल कंडीशन। अब ये आपको करना है। तो जब आप इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन करने जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये आपको याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पर आपको सोल्व करके लिखना है। वो क्या होता था, सॉल्यूशन मैंने करके दिखाया था आपको अभी। वो सॉल्यूशन कुछ बनता था, uxt इज इक्वल टू c1 cos px c2 sin px। बेटा ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, सोल्व करना है -p² मान के, और वहां से ये वैल्यू x की बनानी है, फिर t के लिए ये बनाना है c² p² t, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, uxt इज इक्वल टू दिस। अब एक एक कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, u0t
इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल जीरो टी इज इक्वल टू जीरो बनाने के लिए यू जीरो टी इज इक्वल टू C1 C3 e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर टी। समझिए एक बार, C1 x को जीरो कर रहे हैं, तो x को जीरो करने का मतलब है cos जीरो क्या होगा 1 होगा, तो C1 इंटू 1 बनेगा। C2 साइन जीरो जीरो होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ओनली C1 मिलेगा। C3 e टू द पावर दिस, इसमें कोई चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि वैल्यू किस पर अप्लाई हो रही है, x पर, तो ये वैल्यू है। और ये u जीरो टी किसके बराबर है, जीरो के, तो इसको आगे लिख लेते हैं। जीरो इज इक्वल टू C1 C3 e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर टी। तो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू तो जीरो नहीं हो पाती है क्योंकि सॉल्यूशन जीरो हो जाता है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, C1 इज जीरो कर लेते हैं। एक ही ऑप्शन बचता है C1 को जीरो करने का, तो C1 को जीरो कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो नया जो वैल्यू बनेगी uxt की वो कुछ इस तरीके से बनेगी, C2 साइन px, C1 जीरो होने से, और C3 e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं C2 C3 साइन px e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर टी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, तो ये नया सॉल्यूशन है। अब जो भी काम होगा इस पर होगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लाते हैं, इस बार दूसरी बाउंड्री कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, x इज इक्वल टू एल ना देके x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो u2t इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन ये है, तो इसको सेम बनाने के लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा 2, तो u2t इन 3, ये थर्ड में लगाना है, इज इक्वल टू C2 C3 साइन 2p करके लिख पाएंगे e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर इंटू टी। अब जरा ध्यान से देखिए, x को 2 पुट किया तो इधर x को 2 पुट किया तो साइन 2p बना e टू द पावर दिस। इसमें कोई चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि x को 2 पुट कर रहे हैं, t पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो t सेम है। इसको इक्वल 0 लिखेंगे क्योंकि u2t की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से 0 लिखेंगे, C2 C3 साइन 2p e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर टी। ये कुछ वैल्यू बन गई। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है साइन 2p को 0 कर लें। तो साइन 2p को, हर बार हम साइन np को 0 करते थे, ठीक है, lp, तो साइन ये इक्वल 0 करेंगे तो साइन n पाई होगा, तो 2p इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा इस बार, क्योंकि l वैल्यू इस बार 2 दी हुई है, तो p की वैल्यू क्या बनेगी n पाई बाई 2। चेंजेस देखो क्या आया है, हर बार क्या वैल्यू बनती थी n पाई बाई l, क्योंकि लेंथ क्या दी होती थी l, इस बार 2 दी है तो n पाई बाई 2 बन गया। क्या चेंज है, कोई चेंज नहीं है। इक्वेशन 4 में रख दीजिए, 3 में, इन 3, तो uxt क्या बनेगा इस बार आपका, uxt बनेगा C2 C3 साइन n पाई x बाई 2 e टू द पावर C स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। अब इस C2 C3 को हम क्या मानते थे, bn, और उसमें भी मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए इस तरीके से लिख लेते थे। टू टी, और यहां पर हमने लेट क्या किया है, C2 C3 इज इक्वल टू bn, तो uxt कुछ इस तरीके का बन गया था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये नया सॉल्यूशन है, तो अब ये नया सॉल्यूशन आ गया। अब इसी पे पूरा काम होगा। अब नया सॉल्यूशन क्या है, 4। अब थर्ड को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, अब केवल बात होगी 4 की। अब 4 के लिए अब आपको लाना पड़ेगा थर्ड वाली कंडीशन। तो थर्ड वाली कंडीशन क्या थी, वो थी ux0 इज इक्वल टू साइन पाई x बाई 2 प्लस 3 साइन 5 पाई x बाई 2। तो बेटा ये कब लग सकती है, जब आप x0 बनाएं। x0 कब बनेगा, x, 0 बनाएं। ये कंडीशन कब लग सकती है, जब आप x, 0 बनाएं। और x, 0 कब बनेगा, जब t को आप 0 कर देंगे। तो t को 0 कर लीजिए जरा, ये क्या बनेगा, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x बाई 2 और e टू दी पावर 0। t को 0 करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 1। अब बात आ रही थी यहाँ पर कि कब हमें bn का फोरियर सीरीज बनाना है और कब हमें इसको कंपेयर करना है। मैंने आपको बताया था ये साइन का फंक्शन है और इधर भी कैसे फंक्शन है, साइन के।
ये वाले फंक्शन यहाँ पर आएंगे साइन के, दोबारा से समझिए ux0 की वैल्यू क्या है साइन की टर्म्स में, तो वो यहाँ लिखी जाएगी, और इधर भी फंक्शन किसका रहेगा साइन का। तो साइन का फंक्शन साइन से कंपेयर किया जा सकता है, तो उसमें bn को फोरियर सीरीज पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर यही सेम फंक्शन यहाँ पर ये ना लिख के लिखा होता x2 ओनली x2, तो क्या बनता है x2 इक्वल टू दिस, तो साइन को x2 से कंपेयर थोड़े किया जा सकता था बेटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, हमें bn की वैल्यू निकालनी पड़ती, किससे, फोरियर साइन सीरीज से। तो इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर इसको आगे लेके चलते हैं। तो ux0 क्या है, ux0 है हमारे पास साइन पाई एक्स बाई 2, यानी इधर आप रख रहे हैं, प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई एक्स बाई 2। ये वैल्यू है, दिस इक्वल टू दिस, यानी ux0 इक्वल टू दिस। अब इसको आपको कंपेयर करना है तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, जैसे कि b1 साइन पाई एक्स बाई 2, ऐसा क्यों बना रहे हैं, n इक्वल टू 1 रखिए तो ये b1 बनेगा, और n को 1 रखेंगे तो साइन पाई एक्स बाई 2। सिमिलरली b2 क्या बनेगा, साइन 2 पाई एक्स बाई 2, क्योंकि n को 2 रख रहे हैं, b2 n को 2 रखेंगे ये, प्लस एंड सोन। इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, b5 तक जाएंगे इस बार, साइन 5 पाई एक्स बाई 2, n को 5 रख दिया, प्लस एंड सोन इस तरीके से। अब आप सोचिए कि मैंने b5 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 पाई एक्स है और ये भी 5 पाई एक्स है, तो ये कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b5 तक जाना पड़ेगा, तभी वो कंपैरिजन हो पाएगा। तो इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे b1 को साइन पाई एक्स बाई 2 क्या है b1, और इधर साइन पाई एक्स बाई 2 क्या है 1, तो दोनों तरफ से अगर कंपेयर किया जाए तो b1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब b2 के लिए 2 पाई एक्स बाई 2 चाहिए था, क्या 2 पाई एक्स बाई 2 है यहाँ पर, नहीं है, तो b2 को 0 ले लीजिए। b3 इसके आगे क्या लिखा होगा, b3 भी क्या रहेगा 0, b4 भी क्या रहेगा 0। आगे चलते हैं, b5 साइन 5 पाई एक्स बाई 2, तो b5 और इधर क्या है, b5 का कोफिशिएंट के देखिए 3 है, तो b5 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इसके आगे क्या होगा, b6 होगा, b7 होगा, वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एंड सोन दैट्स आर इक्वल टू 0, तो वो बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन b1 b2 b3 b4 इन सब की वैल्यू उठाकर इस वाली इक्वेशन में रखने की कोशिश करते हैं। बेटा इस इक्वेशन को तो हमने बनाया है bn की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, bn एक्चुअली कहाँ है, सॉल्यूशन नंबर 4 में। अब पूरा काम कहाँ होना था, सॉल्यूशन नंबर 4 में, तो यहां लिखना है। तो नाउ इन 4 uxt, अब आप सोचिए जब आप b1 रखेंगे तो यहां पर n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, ये b1 बनेगा, b1 की वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन पाई एक्स बाई 2 बनेगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू टी, ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रख देंगे आप। अब जैसे आप b2 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इधर b2 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर आप b3 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, b4 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, b5 पे क्या है 3, तो इसको लिखेंगे 3। n को क्या रखना पड़ेगा, b5 के लिए 5 रखना पड़ेगा, तो b5 इज 3, n को क्या रखेंगे 5, तो साइन 5 पाई एक्स बाई 2 ई टू द पावर माइनस, n को क्या रखना है 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी, ठीक है। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, b6 लिखेंगे 0, b7 0, b8 0 एंड सोन, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। तो uxt एक्चुअली क्या बन गया, साइन पाई एक्स बाई 2 ई टू द पावर सी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू टी प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 ई टू द पावर 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। तो ये कंप्लीट टेम्परेचर होगा किसी टाइम टी पर, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ये आपका सपोज था 4, ये आपका हो गया है 5, सॉरी ये था 5 और ये हो गया है 6। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। थैंक यू।